बीजेपी लीडर बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नाम हम लोग डिलीट करेंगे। कैसे बोल रहे हैं 1 करोड़? ये नंबर्स कैसे उसको पता है? एसआईआर होने से विपक्ष का मुश्किल है, कारण बांग्लादेश और म्यांमार से आया मुसलमान घुसपैठी उनका वोट से जीत रहा था। एसआईआर के ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे। अगर कोई मर रहा है इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली बोला है कि सबका नौकरी खाऊंगा। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी से लेकर बंगाल तक एसआईआर पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग को बार बार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा। आज टीएमसी का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा और मुख्य चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि एसआईआर के जरिए वोट काटने की साजिश रची जा रही है। खासकर अल्पसंख्यक इलाके में टीएमसी के वोटरों को टारगेट किया जा रहा, लेकिन चुनाव आयोग हमारे किसी भी सवाल का माकूल जवाब नहीं दे रहा। इधर यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर यही आरोप लगाए हैं। अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर के जरिए दरअसल घपलेबाजी चल रही है। बीजेपी के इशारे पर साजिश के तहत लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी और टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि हार के डर से समाजवादी पार्टी और टीएमसी नेता हताश है, लेकिन इन सबके बीच में सवाल यह है कि एसआईआर के जरिए वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा तो विपक्ष को आखिर साजिश की बू कहां से और क्यों आ रही? एसआईआर की प्रक्रिया से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है? सवाल यह भी है कि वोट काटने के जो आरोप लगाए गए उसमें आखिर दम कितना और आधार क्या है? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखें। एसआईआर पर मचे बवाल, यूपी से बंगाल तक उबाल और चुनाव आयोग पर उठ रहे सियासी सवाल के बीच टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया। टीएमसी के 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले शामिल थे। उन्होंने एसआईआर को लेकर टीएमसी की सभी शिकायतों को चुनाव आयोग के सामने रखा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। खासतौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में टीएमसी समर्थक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं। एसआईआर के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी अपने दफ्तर में वोटर लिस्ट फिक्स कर रही है। इसके साथ ही टीएमसी ने पूछा कि अगर घुसपैठियों के नाम हटाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है तो त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में एसआईआर क्यों नहीं? ये एसआईआर का प्रोसीड्यूर चल रहे वो किसके लिए है? देश में जो घुसपैठिया बोल रहे उनके लिए, या ये करेक्शन, वोटर लिस्ट करेक्शन करने के लिए? अगर वही है तो फिर घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। इसके साथ ही टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने बंगाल समेत कई राज्यों में बीएलओ की मौत का भी मुद्दा उठाया। आरोप है कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है और दबाव की वजह से ही बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। एसआईआर के ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे। इतना काम तो करेगा ही। इतना काम मतलब क्या? इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे, तो फिर बीएलओ को करना पड़ रहा है। इतना लिस्ट है हम लोग के पास नाम का। टीएमसी के आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया। दावा है कि बीएलओ पर प्रेशर की बातों को चुनाव आयोग ने नकार दिया, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीएलओ की मौत की जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की धमकी की वजह से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि ममता बनर्जी ने ऑन कैमरा बयान दिया है कि आप याद रखिए, मैं कोट कर रहा हूं उनको, आप याद रखिए कि आप काम
पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर करती है, इसलिए सरकार जो बोलेगी इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वही करना है, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। तो मैं अगर सरकारी मुलाजिम हूं और मेरे ऊपर ऐसा अगर डर रहा कि मैं अगर सही काम करूंगा तो मेरा नौकरी जा सकता है, तो टेंशन में कोई सुसाइड कर सकता है। तो अगर कोई मर रहा है इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एसआईआर को लेकर एक तरफ बंगाल में बवाल मचा है तो दूसरी तरफ यूपी में घमासान तब और बढ़ा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जात, आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बात खातों और मध्य वर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है। हमारी सभी विपक्षी दलों और यहाँ तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से ये अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें। अखिलेश के इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर वैलिड वोटर के लिए है, जो स्वर्ग में है वो तो नहीं वोटर बने रह सकते, जो लोग पलायन कर गए वो वोटर नहीं बने रह सकते, जिन लोगों ने अपना नाम कटवा के कहीं और दर्ज करा लिया वो वोटर नहीं रह सकते, और बांग्लादेशी भी वोटर नहीं रह सकते। ये भी ममता बनर्जी की तरह वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा है, दोनों ओर से वार पलटवार हो रहा है, लेकिन सवाल है अगर एसआईआर से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो विपक्ष को इसमें साजिश की बू क्यों आ रही है? एसआईआर की प्रक्रिया पर टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्यों है? अखिलेश एसआईआर को घपलेबाजी क्यों कह रहे हैं? और सवाल ये भी कि एसआईआर पर मचे संग्राम का क्या होगा अंजाम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विमल सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है विमल आपका। वैभव त्रिपाठी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है वैभव आपका। मोहम्मद एहसामुल हक हमारे साथ हैं टीएमसी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है हक साहब आपका। और कर्नल शरण है हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है शरण साहब आपका। और साथ में डॉक्टर मोहम्मद अमीन, एक्स फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है। अमीन साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल भी आपसे, भाई संतुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही। आज टीएमसी के डेलीगेशन ने मुलाकात की, कई घंटे की मुलाकात में उन्होंने बताया कि बकायदा वहां पर बातचीत में उनको जो 5 सवाल उन्होंने दिए थे उसका माकूल जवाब नहीं मिल पा रहा, वो चाहे ज्ञानेश कुमार की तरफ से या फिर पूरे विभाग की तरफ से। उन सवालों का संतुष्टिजनक जवाब आखिर कब मिलेगा? एसआईआर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा, खासतौर से बंगाल और उत्तर प्रदेश में। देखिए, जहां तक सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो एक संवैधानिक संस्था है और नियमों के अंतर्गत उनकी अपनी प्रक्रिया है, उनका अपना काम है। ये अपनी वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना और जस्टिफाई करना जी। और ये एक संवैधानिक है अधिकार 326 के अंतर्गत में, और 324, 325 में हमारे वोटर्स का राइट है कि उनको रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और उनके फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करना इलेक्शन के टाइम में, और जिससे कि देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी रहे। इसके तहत याद होगा आपको कि जब ये दिल्ली और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, उस समय एलओपी श्री राहुल गांधी ने कहा था इस बात को लेके कि उनके लाखों वोट महाराष्ट्र में और इन स्टेट्स में काट दिए गए, और अपोजिशन के वोट बीजेपी यानी बीजेपी रूलिंग पार्टी के वोट जो हैं उनकी वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए, इसलिए जो है हम इलेक्शन हार गए। तो इस बात को संज्ञान लिया इलेक्शन कमीशन ने। जो हमारी प्रक्रिया 2002, 2003 और 2004 में हुई थी, उसको सोचकर सबसे पहले शुरू किया गया बिहार में। बिहार का इलेक्शन सामने था, आपने देखा कि बिहार के अंदर ये कहा गया कि समय कम है, लेकिन समय कम नहीं था। आप देखिए ना कि वहां पर हमारे जो 4 लाख पेड वॉलंटियर से उन्होंने काम किया इलेक्शन कमीशन के बीएलओ के साथ में, और पहली बार हर पार्टी का स्टेक होल्डर को ये कहा गया कि अपने बीएलएज बूथ लेवल असिस्टेंट लगाइए बीएलओ के साथ में, जिसमें किसी तरह की कोई कमी आपको हो तो वहां पर टोका टाकी और या जो भी करेक्शन है वहीं हो जाए, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट में जब आएगा तो थोड़ा अच्छा होकर आना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि एसआईआर प्रक्रिया को रोकने का क्या कारण है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे
कि आप जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम हटाए जाएंगे। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं अमीन साहब, इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा की थी। मैं समझना चाह रहा हूं 2-3 मूल प्रश्न है। एक तरफ जैसे उत्तर प्रदेश से सवाल उठता है कि भाई बहुत समय, अभी इलेक्शन में खासा समय है, लेकिन आपने बहुत कम समय दिया एसआईआर के लिए, एक इनका आपत्ति है। वो अलग बात है कि अखिलेश ने खुद एसआईआर फॉर्म भर दिया है। दूसरी तरफ अगर बंगाल की तरफ हम जाते हैं तो वहां कहा जा रहा है कि घुसपैठिया हटाना बीजेपी की तरफ से तर्क दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हम घुसपैठिया हटाने के मकसद से ही सिर्फ एसआईआर नहीं कर रहे। एक आकलन हो रहा है और 2002 और 3 के एसआईआर की तुलना में इस बार कई चीजें बदली गई हैं, बहुत इंटेंसिव ये काम हो रहा है। तो क्या ये चीजें वाकई आपत्तिजनक हैं? इनका कोई आधार भी है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जब ये बात कहती है तो कहते हैं कि जानबूझकर हमारे कुछ ऐसे डेमोग्राफिक एरिया हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर टारगेट करके हटाया जा रहा है। देखिए, जहां तक सवाल इस बात का कहा गया कि अभी इलेक्शन हुए बिहार में, मैं वही कह रहा था 65 लाख वोटर काटे गए और डिलीट किए गए और 22 लाख वोट ऐड किए गए और आराम से वहां पे इलेक्शन हुआ, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 65 की जगह 5 वोटर्स भी नहीं आए कि उनके साथ गड़बड़ की गई है या उनके साथ कुछ गलत किया गया है। अब आप देखिए, यहाँ पर आप जो बात पूछ रहे हैं, बात को ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नेशनलाइज करने का वो काम नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन अपनी सिर्फ वोटर लिस्ट बनाने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है और इलेक्शन के भी कई बार कह चुका है ये हमारा काम नहीं है। हाँ, इलेक्शन के दौरान जो भी लिस्ट देखी जाएगी उसमें उनको, क्योंकि आप उठा के हमारा फॉर्म 6 देखिए, फॉर्म 7 देखिए, फॉर्म 8 देखिए, सबके नीचे लास्ट में लिखा है मैं नागरिक हूँ और साइन करता है। तो हम सिर्फ अपने भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार करते हैं, उसको वोटर ID कार्ड बनाते हैं। तो उसके लिए जो भी सक्षम प्रपत्र हैं वो मांगे जाएंगे। जैसे कि आप ये समझिए कि पहले जो हम आप ब्लैक कार्ड हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, उसमें चेहरे समझ में नहीं आते थे। फिर सुधार हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर। फिर क्या हुआ कि हमारे कलर्ड फेसेस आने लगे और डिटेल अच्छे आने लगे। अब ये डिजिटाइजेशन का जमाना है, इसलिए अब डिजिटल होगा, अपने मोबाइल में भी आदमी लेके जा सकता है और उसका डिटेल हर जगह होगा, कंप्यूटर में होगा, सब जगह होगा। अब आप देखेंगे कि चेहरे भी इसीलिए 2003 की और 4 की मांगी गई है कि उसी बेस पे वो फॉर्म जनरेट हो रहे हैं, 70% फॉर्म, और उन जनरेट होने के बाद सिर्फ फेस का फोटो लगाना है। अगर कोई डिटेल ऊपर नीचे है तो उसको करके नीचे साइन करके वापस BLO को दे देना है। ये डुप्लीकेट भी दे रहा है। सिर्फ 30% लोगों के जो नए फॉर्म है वो भरे जाएंगे और जो डिलीट किया गया उनको डिलीट किया जाएगा और जो ऐड करना है वो ऐड किए जाएंगे। इस ठीक है अमीन साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। अब इसका मैं जवाब जरा ले लेता हूं। भाई हक साहब, आपका डेलीगेशन गया, अधिकार के साथ गया, जाना भी चाहिए था, लेकिन कई घंटे की बातचीत के बाद भी निकल कर बाहर वहीं बोला गया कि हमने बातचीत की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब, और वो भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा? अगर कोई शंका है, कोई आपको आपत्ति है तो आपने रखा वहां पर। अमीन साहब भी बता रहे हैं कि उसके लिए आपके पास बकायदा अगर कट भी गया तो शिकायत करने का मौका है, आपत्ति करने का मौका है। मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया बिहार में अपनाई गई है वहीं बंगाल में, बाकी अलग स्टेट में अपनाई जा रही है, कोई अलग तो नहीं हो रहा। फिर किस वजह से मुश्किल है? अतुल प्रताप जी नमस्कार, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे विषय पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, SIR को मुद्दे लेकर करके। आज हमारे 10 डेलीगेट ने समझ लिए चुनाव आयोग के मुख्य समझ लिए कि उनसे मुलाकात 2 घंटे की तकरीबन मुलाकात की, लेकिन कोई भी समझ लिए नेता ही नहीं निकला। हमारे 2 लोग महुआ मित्रा, कल्याण बनर्जी ने तकरीबन 40 मिनट तक ये दोनों जो है चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार जो है हेड है उनसे बात की। उसके बाद में किसी भी तसफ़ी बख्श समझ लिए इत्मीनान हम लोगों को जवाब नहीं मिला। जो पहला सवाल था हमारा कि सवाल नंबर 1 है कि झूठे वोटों को पकड़वाने के लिए है या घुसपैठियों को पकड़वाने के लिए, सवाल नंबर 1 था कि ये SIR जो हो रहा है झूठों को पकड़वाने के लिए है या फिर समझिए कि अवैध घुसपैठियों को पकड़ाने के लिए है। दूसरा, और ऐसा पश्चिम बंगाल में ही क्यों, पश्चिम बंगाल ही में क्यों हो रहा, अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, जहां जहां SIR हो रहा वहां BLO के ऊपर इतना दबाव पड़ गया है और उनकी मौतें हो रही है, क्या इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है? चौथा, बिहार में देखा गया है कि बिहार में आयोग बीजेपी नेताओं के फायदा पहुंचा रहे हैं, तो बंगाल में बीजेपी नेता को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पांचवा, केंद्र सरकार की साजिश है SIR। ये एक बहुत बड़ी
षड्यंत्र है और एक राजनीति का ये बहुत बड़ा खेल है जो पश्चिम बंगाल में कब्जा करने के लिए 2026 में बहुत ही समझ लिए हिकमत की तरह समझ लिए एसआईआर एक बहाना है और पश्चिम बंगाल निशाना है। तो हमारे 10 जो डेलीगेट गए थे किसी को भी समझ लिए जवाब नहीं मिल पाया चुनाव आयोग द्वारा, जो हमारे समझ लिए इस हिसाब से। अच्छा हक साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपको चुनाव आयोग तो संतुष्ट नहीं कर पाया, मेरा सवाल है सिर्फ इतना, जो आपने पहले से ही कह दिया, मान बैठे हैं कि नहीं एसआईआर की प्रक्रिया ही साजिश है, तो जब साजिश ही है तो उसमें संतुष्टि कहां से हो जाएगी? आप सीधा विरोध इसी का करिए ना कि एसआईआर ही नहीं होना चाहिए, उस प्रक्रिया पर बीएलओ पर दबाव, ये सारे तो फिर अलग सब क्लॉज हो गए ना। सीधी लाइन ये है कि एसआईआर साजिश है, इसी पर बात की जाए। ठीक है, हमने 5 सवालात जो है, नहीं 5 नहीं, आप 10 सवाल पूछिए सर। मेरा तो सीधा कहना है, मेरा सीधा कहना है कि जब आपने अपने सवाल में ये लिख दिया, जब आपका सवाल ही यही है, मेरे मन में प्रश्न यही है कि भाई ये प्रक्रिया ही साजिश है, तो फिर 4 या 5 या 10 सवाल पूछने का मतलब क्या है? साजिश तो साजिश होती है ना, अब उसमें भी क्या क्लॉज बांटेंगे? देखिए, हमें मालूम है कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन हम आपको गलती का एहसास दिलाना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप गलती एहसास नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा समझिए लोकतंत्र की ये एक तरह से। हक साहब, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, गलती करना और साजिश रचना दोनों की जो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे जाएंगे ना, उसके मोटिव पर जाएंगे ना, और फिर उन तमाम चीजों को आप आपराधिक हिसाब से सोचेंगे तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। गलती करना और साजिश रचना दोनों में बड़ा अंतर है, वहां धाराओं का भी अंतर है, वहां पर सजा का भी अंतर है। और सुप्रीम कोर्ट तक आप गए थे, बिहार में भी उसके पहले जब हो रहा था तब सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और अभी भी कई मामले चल रहे हैं, 1 तारीख को वहां पर भी सुनवाई है। आप गलती करना, साजिश रचना, दबाव बनाना, दबाव होना, ये सारे तर्क एक साथ नहीं रख सकते ना। एसआईआर जब साजिश है तो साजिश है, ये सीधी लाइन बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिसका जीता जागता एसआईआर के माध्यम से जीता जागता सबूत समझ लिए कि बिहार है। अभी 14 तारीख को जो रिजल्ट नहीं, जीता जागता सबूत बिहार नहीं है भाई, ऐसा नहीं, आप उसके लिए कानूनी प्रक्रिया तक अपना चुके हैं। विपक्ष गया, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग गए, उन्होंने दस्तावेजों पर आपत्ति की या दस्तावेजों को ऐड करने के लिए कहा, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर बोल देने से कि नहीं उसका जीता जागता जो बिहार उदाहरण है, वो उदाहरण आपके हिसाब से नहीं बन रहा है। बहुत जल्दी से अमीन साहब छोटा सा काउंटर करिए कि भाई जब साजिश मान बैठे हैं तो फिर कोई इसका माकूल जवाब है क्या? उसके बाद विमल मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब साजिश उनको लगती है तो लगे, लेकिन संविधान के तहत ना तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर सकता है, ना इस प्रक्रिया को रोक सकता है, कभी नहीं। चाहे इलेक्शन शुरू होता है, इलेक्शन के बाद ही कुछ कर सकते हैं लोग, पिटीशन कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और ये एक इलेक्शन कमीशन की कानूनी प्रक्रिया है, और इलेक्शन कमीशन को अपने वोटर्स को राइट देना है, उनके वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने हैं और डिलीट करने हैं। तो इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता। साजिश नहीं है, आप ये कह रहे हैं चल रही होती है। साजिश है कि नहीं है? जी, साजिश है कि नहीं है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं साजिश ही है। समझ में साजिश है, हमारा तो समझ नहीं है। अब 2 लोगों की अपनी अपनी निगाहें हैं भाई, चुनाव आयोग का अपना काम है, उसको आपने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई है नहीं, और वहां से बकायदा बिहार में भी जब हो रहा था और इसके पहले भी जब हुआ होगा, और अब जब यहां पर बंगाल और बाकी स्टेट में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है कि कुछ आपके जो आपत्तियां हैं उस पर तो अलग से हम विचार कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है। उस एसआईआर प्रक्रिया को अगर आप साजिश कह दे रहे हैं तो फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। हक साहब, विमल, अब एक होती है साजिश और दूसरी है राजनीतिक साजिश। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर राजनीतिक साजिश कर रहा है, इसीलिए विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से एसआईआर करवा रहे हैं, अपने हिसाब से नाम ऐड करा रहे हैं और कटवा रहे हैं, और फायदा आपने बिहार में ले लिया है, अब बंगाल की बारी है। यह राजनीतिक आरोप है भाई। देखिए अतुल भाई, विपक्ष जो है कंफ्यूज हो चुका है। विपक्ष के पास जो है मुद्दा नहीं कि वो किस मुद्दे पे जो है जनता के बीच में जाए। अब इनका जो मुद्दा है, आजकल पहले तो ईवीएम हुआ करता था, उसके बाद ईवीएम की बैटरी हुआ करती थी, अब जो है एसआईआर हो गया। मैं कहना चाहता हूँ एसआईआर जो है ये पहले भी हो चुका है, और एसआईआर वोटर लिस्ट का जो है हमारा शुद्धिकरण है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 धारा 21 ये कहती है कि कभी भी वोट ये इलेक्शन कमीशन स्पेशल जो है रिवीजन करा सकता है। चलिए, इससे पहले भी 1952, 57, 61, 1983, 1984, 1989, 87, 89, 2003, 2002, 2004 तक जो है ये एसआईआर हुआ है। रही बात टीएमसी की, तो मैं बता देना चाहता हूं 4 अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी ने कहा था संसद में खड़ा होकर, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ
infiltration into Bengal has become a disaster. यानी कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बहुत गंभीर समस्या हो गई है। और उन्होंने कहा था कि बंगाली वोटर लिस्ट और भारतीय वोटर लिस्ट वो दोनों को एक बार दोबारा से जो है पुनर्विचार करना चाहिए, दोनों को जो है शुद्धिकरण करना चाहिए। और यही कहते उन्होंने पेपर जो है सदन में फेंक दिया था। रही बात आपने बोला 18 अप्रैल 1950 में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संसद में, स्पष्ट रूप से ये बयान जो है बाकायदा यूट्यूब और गूगल पे जाकर जो चाहे वो देख सकता है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल में एक बार जो है मतदाता सूची का जो है संशोधन होना चाहिए। आज ये लोग जो है विपक्ष के लोग जो है बात करते हैं संविधान का, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, तो बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को भी तो ध्यान रखिए। उन्होंने कहा था कि एसआईआर हमेशा हर प्रत्येक साल में एक बार होना चाहिए। और रही बात जो है कि गंभीर समस्या लगाने की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है प्रधानमंत्री के जन कल्याणी नीतियों को लेकर जो है हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से जो है विकास के नाम पर अपना वोट मांगते हैं। लोग हमें जो है जितना हमने काम किया उसको देखते हुए अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देते हैं। अब दिक्कत यह है कि इनके पास जगह, चाहे मैं बिहार की बात करूं, आपने देखा इनके पास न नेता था, न नीति, न नीयत, कोई है ही नहीं इनके पास। और आपने महागठबंधन के बीच में देखा ही था कि जब चुनाव का तारीख ऐलान हो गया था, लेकिन इनके जो है आपस में जो है गठबंधन के बीच में जो है किस तरीके से तनाव देखने को मिला था। राहुल गांधी जी कैलिफोर्निया में थे, तो ये कभी भी जो है चुनाव को जो है सीरियसली नहीं लेते। और जब आप चुनाव को सीरियसली नहीं लेंगे, आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो जनता आपको नहीं चुनेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बार बार इलेक्शन कमीशन को लोग दोष देते हैं। पहले तो आपके टाइम पे इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते थे उसको तो जो है सरकार चुनती थी। आज तो जो है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है उनको चुनने के लिए जो है विपक्ष के नेता को भी रखा गया है। जो हमारे संसद के जो है विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता उनको भी रखा गया है। और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश को भी रखा गया है। और पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होते सरकार चुनती थी और वही लोग, वही जो चेयरमैन जिनको चुना जाता था, चाहे मैं बात करूं टीएन सेसियन की बात करूं 1999 में उन्होंने जो है कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एमएस गिल की बात करूं, मनमोहन सिंह गिल 2004 में उन्होंने कांग्रेस से मुझे लगता है कि इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन आपने जैसा पहला विमल कोट भी किया था कि भाई वही ममता तब क्या मांग करती थी, सदन के अंदर है, सदन के पटल पर है, लेकिन आज उनको लगता है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। एक मोटी मोटी लाइन इसी को अगर हम लेकर चले तो इसमें भी अब यहां पर दो चीजें थी, इसलिए मैंने स्पेशली आपसे सवाल किया। एक आरोप होता है राजनीतिक, और वहां पर समझ में आता है कि आरोप प्रत्यारोप कभी बीजेपी करती है, कभी कांग्रेस करती है, कभी और क्षेत्र पार्टियां करती रही, और वो उनका अधिकार है, वो चलता है लोकतंत्र में, आपसी लड़ाई में चलता है राजनीतिक तौर पर। लेकिन जब एक प्रक्रिया चल रही और उसको चैलेंज करने का अधिकार जहां पर था, उसको भी आपने चैलेंज करके देख लिया और वहां से भी आपको उस प्रक्रिया पर जवाब मिल चुका है, अभी भी वो प्रक्रिया ही आपकी निगाह में साजिश है, तो फिर उसका जवाब क्या है? जवाब है कोई भाई? वैभव जी आपका। अतुल, बेसिकली अभी दो बातें इन्होंने झूठ बोली है कि ईसी और सीईसी के अपॉइंटमेंट में सरकार बस शामिल थी। ऐसा है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के साथ सीजेआई भी इन्वॉल्व थे। अरे प्लीज, अभी मत किया गया है, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए अपना। अगर चौकड़ी कूद फान आपकी बंद हो जाए तो मैं बोलूँ आपके बीच। बोलिए वैभव जी, बोलिए। बेशर्मी है वैभव जी, बोलिए आप। ऐसा है, सीजेआई को जो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर निकाला है वो मोदी सरकार ने निकाला है, ये बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज, अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में हर वर्ष एसआईआर नहीं होता। थोड़ा पढ़ लिया करो, अभी कमी है आपके, लिख के पढ़ रहे थे तो समझ नहीं आता। एसआईआर नहीं, हर साल जनवरी वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है और वो डे 1 से होता आ रहा है। 20 साल 25 साल में जो आप एसआईआर कह रहे हैं वो स्पेशली किया जाता है, वो लंबे टाइम के बाद किया जाता है। एक बात और कहना चाह रहा था, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है जो बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बंगाल में ही कर रहे हैं, वो और जगह भी किए हैं। बहुत उंगली कर रहे हो भाई, थोड़ा रुक जाओ थोड़ी देर। ऐसा है कि जो पिछले एसआईआर का देख लीजिए टर्म 24 से 36 महीने रहा है, उस 24 से 36 महीने का काम 20 दिन में जब आप कर रहे हैं, जबकि वो सारा काम मैनुअल ही होना है, हर घर बीएलओ को जाना है, तो अब आप बताइए कि वो कैसे संभव होगा? इस बात दबाव है। ऊपर से ये भी दबाव है भाई, 65 लाख जो वोटर वहां काटे गए, उसमें बहुत सारे आदरणीय
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोग अपने घर पर होते थे उनका भी वोट कटा है, तो ये प्रामाणिक बात है, प्रमाण के साथ हम बात करते हैं। तीसरी बात, सवाल खड़े होते हैं तब जब भाजपाई कहते हैं कि घुसपैठिया घुसपैठिया। बिहार में कितने घुसपैठिए पाए गए ये नहीं बताते हैं, ना चुनाव आयोग बताता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट देते हैं तो घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके आगे आसाम त्रिपुरा, मतलब अतुल जी इतने देर इंतजार करने के बाद बात भी पूरी नहीं करने देंगे। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम ये भी सीमावर्ती प्रदेश हैं, आखिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? अभी आगे आसाम में चुनाव है, क्यों नहीं आसाम में किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, अब अमीन साहब कह रहे थे कि जो लोग यहाँ से वोट विस्थापित हो गया है, भाई जो लोग विस्थापित हो गए हैं, आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी वो दिल्ली विस्थापित हो गए हैं, लेकिन उनका वोट बिहार में पाया जाता है। ठीक है, जो गुजरात के भाजपा के महामंत्री प्रभारी है बिहार में, उनका वोट बिहार में पाया जाता है, लेकिन जो आम गरीब बिहारी है, मजदूर है, पिछड़ा है, वंचित है, दलित है, उस बिहारी का वोट काट दिया जाता है। सवाल इस पे खड़ा होता है। अभी जो बात आदरणीय अखिलेश जी ने कही है, आप इस बात को मानिए, ये सरकार नतमस्तक है कुछ पूंजीपतियों के सामने। जब हम एक समय अंग्रेजों के गुलाम थे, अडानी का गुलाम बनाने की साजिश। नहीं, देखिए अब आपने सारी चीजें बोल ली, आपको मैंने सुना। अब नतमस्तक पर जाएंगे तो समय समय पर आपके यहाँ भी और अभी भी वर्तमान में भी आपके अलग अलग स्टेट में कौन नतमस्तक है वो अलग विषय हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूं वैभव भाई कि उस पर हम जाएं, क्योंकि ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है। राजनीतिक तौर पर आपके नेता आरोप लगाते रहे हैं, जवाब से अतुल जी वो देखिए SIR पर ही रहते हैं, कौन किसके सामने नतमस्तक है, ये तो इतिहास में भी और अभी भी और आगे भी भविष्य में भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं लौट कर आ रहा हूं। शरद जी आपके पास ही आऊंगा। सवाल इसी बात का है कि SIR प्रक्रिया को लेकर ही आपत्ति, अगर साजिश है तो सीधी लाइन पर ही चर्चा हो, फिर उसके बाद क्लॉज उसमें न जोड़े जाएं कि यहां पर नाम काटे जाएंगे, नाम कटवाए जा रहे हैं। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं अलग अलग हिसाब से, वो चाहे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो अलग है, बंगाल में जाए तो अलग है। राजनीतिक लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन एक प्रक्रिया को अगर आप सीधा चैलेंज कर रहे हैं तो वो चैलेंज ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकता। उसको आपने जहां पर चैलेंज किया था वहां से अब तक फिलहाल यही हुआ है कि नहीं, उस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ, दस्तावेजों को लेकर, बाकी अन्य चीजों को ऐड करना है नहीं करना, उसको लेकर आप सवाल जवाब कर सकते हो, और वो मामला अभी भी पेंडिंग चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर, वो सब जुडिस है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन हवा में सवाल जरूर उठाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने मांग रखी है SIR के लिए और समय मिले, ये मांग कर रहे हैं शिवपाल यादव। 1 महीने में SIR संभव नहीं है, इससे दबाव बेलोस पर ज्यादा है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है SIR के बारे में कई बेलों को जानकारी तक नहीं है, इसलिए समय को और बढ़ाना चाहिए, मांग शिवपाल की तरफ से रखी गई। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार ये मांग पहले से कर रही है और आरोप भी लगा रही है कि समय बहुत कम दिया गया है, दबाव इसकी वजह से ज्यादा है। तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए उनको, और समय और मिलना चाहिए। 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग मिली नहीं। बहुत से ग्रामीण अंचल में तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है, इधर शादी विवाह सब चल ही रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना और मिलना चाहिए। ठीक है शरद जी, आप ही से जवाब चाहूंगा इस पर। भाई महासचिव ने यह मांग रख दी है, आरोप भी इसके पहले पार्टी लगा रही थी कि समय बहुत कम है, BLOs के ऊपर दबाव है, खुदकुशी और उनके ऊपर पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। इन तमाम चीजों के बीच में आपके नेता ने बाकायदा SIR फॉर्म फिल भी कर दिया है। आपत्ति के साथ आप लोगों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह है कि आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। क्या इसका कोई आधार है? समाजवादी पार्टी के पास कोई आपके पास इनपुट आए हैं? अतुल जी, पहले तो आपको, साथी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। मैं आपके चैनल पे पहली बार आया हूं जी। जो भी थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के बारे में मैंने पढ़ा है, तो जो भूमिका सत्ता पक्ष की है वही भूमिका विपक्ष की है हमारे संविधान और लोकतंत्र में। बिल्कुल। और मजबूत विपक्ष इस बात की निशानी है कि सत्ता को भटकने नहीं देगा वो।
और जहां तक मैंने थोड़ा बहुत और पढ़ा है, चौथे खंबे की भी यही जिम्मेवारी है कि सत्ता से लगातार सवाल पूछती रहे ताकि सत्ता दुरुस्त तरीके से काम करे। अभी तक जो भी 15-20 मिनट आपकी डिबेट में बात हुई है, जो उसका सार मुझे आत्मसात करने में आ रहा है, ऐसा लगता है विपक्ष ने कोई पाप किया है और चारों तरफ से जवाबदेही सिर्फ विपक्ष की है कि एसआईआर पे आपको ये दिक्कत क्यों है, एसआईआर पे आपको वो दिक्कत क्यों है, एसआईआर पे आपको वहां दिक्कत क्यों है, एसआईआर पे आपको यहाँ क्यों दिक्कत। हमने कम से कम सोशल मीडिया ने हमारी पत्रकारिता को बहुत बेहतर किया है और हम लगातार ऐसे वीडियोस और फोटोज हर जगह देख रहे हैं जहां पे दसियों बीएलओज ने सुसाइड किया है। उन्होंने वीडियोस बनाया है और साफ साफ इल्जाम लगाया है कि प्रशासनिक तंत्र हम पर बहुत अत्यधिक दबाव डाल रहा है। मैं बहुत मर्माहत होकर आपसे कह रहा हूं, मेरी उम्मीद ये थी कि कम से कम पत्रकारिता और चौथे खंबे के रास्ते से सत्ता से अपील की जाएगी कि कम से कम मानव को जिंदा रहने दीजिए और समय बढ़ा दीजिए। अगर बिहार की तरह 15 दिन बाद वोट पड़ना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर 15 महीने बाद उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने वाला है तो मुझे लगता है मानव की जान बचाना ज्यादा मानवीयता का विषय है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे नेता ने ये 3 महीने बढ़ाने के लिए कहा, उसका सबसे पीछे का आधार ये है, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी अब एक पुराना दल है, हर बूथ पे हमारी सहभागिता है, हमारे बूथ के प्रभारी हैं। तो मैं ग्राउंड फैक्ट्स के बेस पे बता रहा हूँ, 2.25 लाख बूथ से जो हमारे पास डिटेल्स हैं उनके बेस पे बता रहा हूँ कि बीएलओ के ऊपर बहुत मेंटल स्ट्रेस है। और अमीन साहब और मैं दोनों एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में 2-3 दशक सर्विस करके आए हैं, तो हायरकी का क्या परविश होता है हम समझते हैं कि अमीन साहब भी समझते होंगे कि प्रोफेशनल स्ट्रेस क्या होता है। और आप एक एग्जीक्यूटिव एडिटर है, तो आई एम वेरी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट प्रेशर ऑफ अ हायरार्की इज देयर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि कम से कम मानवीयता के आधार पे इतना समय दें। अगर आप उस तंत्र को उतना मजबूत नहीं कर पाए तो उसको 3 या 4 महीने में करा दें। हमारी मांग बस ये थी। हाँ, कलन साहब, आप आपने बहुत पढ़ा है, लिखा है, उसके साथ साथ आपका अनुभव भी है और आपने बिल्कुल सही कहा, जो चौथा स्तंभ है ना उसकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, अब चूंकि यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 में से 3 विपक्ष के ही हैं, तो उन सबके पास अगर मैं जाऊंगा और सवाल पूछूंगा तो उसमें भी समय जाया भी होता है और साथ में आपको लग सकता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से मैं सवाल पूछ रहा हूं, सत्ता पक्ष से नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल यह भी है ना कि मानवीयता के आधार पर मीडिया डिबेट में मेरी मांग कर देने और आप लोगों से सवाल पूछ लेने से क्या वो संभव हो पाएगा? उसके लिए न्यायपालिका बनी हुई है। अगर वाकई वो है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे किसी और क्षेत्र की पार्टी हो, राष्ट्रीय दल हो, वो उसके आधार को ले जाकर मानवीयता के आधार पर भी उस आपत्ति को कर सकते हैं। उस पर रोक लगाने का या फिर फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग या फिर न्यायपालिका को ही है। मुझे तो है नहीं, ना आपको है। लेकिन आपकी आपत्ति पर, आपकी आपत्ति के सवाल को आगे पहुंचाने को लेकर वो जवाबदेही मैं तय कर सकता हूं और करा सकता हूं। उसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी के तौर पर दे देंगे। विमल जो कि बीजेपी से हैं, वो एक राजनीतिक दल है, सत्ता में है। अमीन साहब अपने अनुभव के आधार पर बता देंगे। अब मैं फिर से दोहरा रहा हूं स्पेशली अपना सवाल कि समाजवादी पार्टी क्या एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रही है या एसआईआर का विरोध कर रही है या फिर मानवीयता के आधार पर समय बढ़ाया जाना चाहिए, इसकी मांग रख रही है? तीनों सवाल का छोटा सा जवाब। हाँ अतुल जी, बहुत सही सवाल, बिल्कुल सटीक सवाल, सटीक जवाब लीजिए। बोले। देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने बोला और राजा हो या रंक हो सबका एक वोट, यह है राम राज्य। और राम राज्य का पहला कदम लोकतंत्र में आजादी के बाद यही था। चुनाव आयोग को सिर्फ एक लाइन की जिम्मेवारी दी गई थी, आप दरवाजे दरवाजे जाएंगे, हर नागरिक को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ेंगे ताकि देश की दिल्ली की गद्दी पे जो बैठा हो, सबसे गरीब और सबसे सुदूर बैठा व्यक्ति भी ये तय करे कि कौन बैठेगा। चुनाव आयोग ने पूरा का पूरा ठीकरा उठा के आम आदमी को दे दिया है। आप साबित करिए कि आप वोट डालने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब हम एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं रहे हैं, अब हम ऑडिटर हो गए हैं। कर्नल साहब माफी चाहूंगा सर, फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि और भी लोग हैं ना। मैंने 3 स्पेशली सवाल पूछे तो तीनों का जवाब दे दीजिए ना। आप मत बताइए कि संविधान में क्या था, बहुत कुछ बदल गया है भाई। आपके समय में, उनके समय में बदला और राजनीतिक बहस उस पर हो सकती है, उस पर अलग से हम बैठेंगे, चर्चा कर लेंगे। मेरा सीधा सा सवाल है, समाजवादी पार्टी की आपत्ति क्या है? एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, या फिर आप मानवीयता के आधार पर यह कह रहे हैं कि समय बढ़ाया जाना चाहिए? टीएमसी तो कह रही है कि साजिश है। सीधे सी लाइन। कितना टाइम देंगे सर? टाइम बता दीजिए। इस सवाल का सीधा जवाब हो सकता है ना, उसके लिए कितना टाइम चाहिए आपको? 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे? टीएमसी ने, हक साहब ने बता दिया कि उनकी पार्टी कह रही है साजिश है।
उनको 1 मिनट भी नहीं लगा। आपको कितना टाइम लगेगा कलना साहब? क्या आप मुझे 2 मिनट देंगे? अरे भाई 2 मिनट से पहले ज्यादा हो गया आपको। मेरा सीधा सवाल है, साजिश है, प्रक्रिया का विरोध है या मानवता के आधार पर समय बढ़ना चाहिए? ये 3 ही सवाल थे सर। सीधा सीधा जवाब सुनिए। SIR अगर देश में हो रहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है। SIR की जो प्रक्रिया है उस पर गंभीर आपत्ति है और SIR कमिश्नर दो बातें सर, बिल्कुल आपने बहुत कम समय में स्पष्ट कर दिया। 3 सवाल में से 2 का जवाब आपने क्लियर दे दिया। आपने कहा कि इंटेंशन पर सवाल है, यानी आपको भी लगता है कि साजिश है, और दूसरा कि समय बढ़ना चाहिए। यही तो 2 जवाब है आपके। अमीन साहब भाई, अगर ये आपत्ति है विपक्ष की तो क्यों चुनाव आयोग मानवता के आधार पर कम से कम उस स्टेट में प्रक्रिया को नहीं बढ़ा सकता है जहां पर अभी तुरंत चुनाव नहीं होने हैं, बंगाल से पहले नहीं होने हैं, वहां पर तो दबाव कम कर सकता है ना? ये तो क्लॉज होगा, ये तो विकल्प होगा चुनाव आयोग के पास। अमीन साहब क्या कहते हैं आप? देखिए, SIR की पहली प्रक्रिया समाप्त होगी, पार्ट 2 चल रहा है। और जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन को बहुत काम करने होते हैं। कोई एक काम नहीं है, एक पार्टी के लिए काम देश के लिए काम करता है और देश के चुनाव के लिए सिस्टमेटिक काम होता है। आप भी तो चुनाव आयोग से अभी भी मिले होंगे, आप पर भी आरोप लग जाएगा। आपने पढ़ा लिखा नहीं है, उनके हिसाब से बोलना है भाई। तो रिवीजन का और उसके बाद तीसरे महीने पब्लिश का 3 महीने का काम है। और इसमें जो है हर एक पार्टी को पहली बार जिस तरह से पोलिंग में दिया जाता है पोलिंग एजेंट, काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट, इसलिए पहली बार इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को BLS दिए हैं, बूथ लेवल असिस्ट करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जहां तक सवाल है 70% काम ऑलरेडी हो रखा है। जो 2003 में जिनके ऑलरेडी है वोट, उनको कुछ नहीं करना है। वो प्रिंट आउट देंगे, उनका नया फोटो लेंगे, उनसे साइन लेंगे और फॉर्म एक उनको दे देंगे, लेके चले आएंगे। 30% का सिर्फ काम होना है। इसमें क्या आपत्ति हो गई? हमारी समझ से बाहर है। नहीं, अब यही तो दिक्कत है ना, आपकी समझ से बाहर है। कर्नल साहब कहेंगे कि भाई आपत्ति क्यों नहीं है, समझ से बाहर है, तो फिर विपक्ष को तो सुन नहीं रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं सर? पंडित जी कह रहे थे इस बात को कांग्रेस के कि जो प्रक्रिया है, त्रिपाठी जी ने कहा कि जो प्रक्रिया है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने की, वो पहली बार इन्होंने शुरू की है। इनके टाइम में सिर्फ नॉमिनेशन होता था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना डिसीजन दिया। अमीन साहब सर, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी होती है ना, मैं इसीलिए बार बार रोक रहा हूँ कि जब हम इतिहास में जाएंगे ना तो इतना कुछ हो जाएगा कि कई घंटे बैठकर हम चर्चा करेंगे और आप ही बताते रहेंगे कि उनके समय में क्या क्या हुआ है, और फिर ये कहेंगे कि नहीं अगर गलती हो गई तो सुधार क्यों नहीं रहे भाई? गलती ये करते रहे, सुधारते आप लोग रहते रहे। आपने भी वहां पर हिस्सा लिया, उस प्रक्रिया में शामिल रहे, बहुत कुछ नई टेक्नोलॉजी बदली है, बहुत चीजें बदलनी भी चाहिए समय के हिसाब से, लेकिन कहते हैं उस पर मत जाइए, आप अभी बात करिए। आ रहा हूं त्रिपाठी साहब आपके पास। उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जगदंबिका पाल ने अखिलेश पर पलटवार किया है। अखिलेश को SIR की प्रक्रिया के बारे में दरअसल पता नहीं है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रहा है और देश को गुमराह कर रहा है। यह कहना है जगदंबिका पाल का SIR एक पारदर्शी प्रक्रिया है, ट्रांसपेरेंट है, एक भी वोट नहीं कटेगा गलत तरीके से। ये बात कहकर उन्होंने बकायदा समाजवादी पार्टी पर, उनके नेता पर निशाना साधा है। सुनिए। जिस तरह से लगता है कि या तो उनको प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, बिहार में कोई एक कंप्लेंट नहीं आई और आज 4 दिसंबर तक एक घरों में जाके BLO गणना कर रहा है, प्रपत्र फॉर्म भरवा रहा है, और इसके बाद भी अगर कह रहे किसी का काटा जाएगा, तो मैं अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं कि वो एक भी कटे हुए लाएं तो 9 तारीख के बाद उनके फॉर्म 6 बनेंगे, किसी को डिलीट कराना 7 है 8। तो इतनी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है कि एक वोट भी नहीं किसी कटेगा। लेकिन मुझे लगता तरस आ रही है जिस तरह से वो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। लगता है अब वो मोदी जी से नहीं चुनाव लड़ पा रहे हैं, अब केवल चुनाव आयोग पे आरोप लगाने का काम। अच्छा विमल, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं वैभव जी के पास और शरद जी के पास फिर से जाऊंगा और फिर हक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सबसे पहले सवाल यह है कि वो जवाब मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, बीजेपी के नेता सांसद उनको जवाब देने लग रहे हैं, फिर उनको और मौका मिल जा रहा है। वो कह रहे हैं हम भाई सवाल पूछा ही नहीं आपसे, आप क्यों आ रहे हैं बीच में? और अब आपने आरोप लगा दिया कि उनके बड़े नेता को पता ही नहीं है कि SIR की प्रक्रिया क्या है, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि सबका जवाब मुझे देना। जल्दी से अतुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी PC कर रहे हैं। अरे PC करने का कोई महत्व ही नहीं है। आप जाइए इलेक्शन कमीशन के पास, अगर आप कोई भी वोटर लिस्ट में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ी है, तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, इलेक्शन कमीशन के पास अपने जो है बातों को रखिए, इलेक्शन कमीशन आपको जवाब देगा। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा रहे, जवाब दे नहीं रहे ना। TMC ने भी जाकर मुलाकात करने के बाद बोला है विमल। जवाब तो दे रही है ना, जवाब तो एकदम दे रही है। अब देखिए,
वही 2005 में ममता बनर्जी जी कहते थे कि जो है बांग्लादेशी जो है बंगाल के अंदर गलत तरीके से घूम रहा है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है अतुल जी। आज देखिए सुनिए भाई साहब, अभी आपने एक जवाब दिया मुझे कि एसआईआर जो है प्रत्येक साल होता है। मैंने तो बोला ही नहीं कि प्रत्येक साल हुआ है, मैं तो आपको गिना दिया किस वर्ष में एसआईआर हुआ है। और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का ये व्यक्तित्व है, उन्होंने कहा था 18। अरे भाई विमल, मेरा बाबा साहब ने क्या कहा था, जितना आपको पता है उतना हम सबको पता है। मेरा सवाल ये है, आप समय दे रहे हैं, उनका एक छोटा सा आरोप है। विमल इसका जवाब दे दीजिए। उनका सीधा सा आरोप है और छोटा सा आरोप है। वो कह रहे हैं हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, भाई बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अगर आप आरोप लगाएंगे कि गलत तरीके से हम जो है इलेक्शन कमीशन से मिले हुए हैं, इसलिए आप लोग जवाब कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है और ये पहले से भी हुआ आ रहा है। जो विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये विश्वास आप कैसे दिलाएंगे? बीजेपी कैसे दिला सकती है विश्वास? भाई बताइए भाई त्रिपाठी जी। विमल नहीं भाई, समय की मेरी बाध्यता है, मैं उतना ही समय दे पाऊंगा। इसके लिए कोई नाराज होता है सभी को मौका मिलना चाहिए। जितना समय मेरे पास है उसी में आपको बोलना होगा। बताइए भाई त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए आती है क्योंकि आप लोग बीजेपी पर अल्टीमेटली निशाना साधते हो। हक साहब उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी जल्दी जवाब। देखिए ऐसा है कि सरकार में 2 लोग और नेता प्रतिपक्ष, 2-1 से विपक्ष अगर कहेगा इनको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं करना है तो क्या ये सरकार मान लेगी? तो ये जो प्रक्रिया इन्होंने कानून बना के उलट दिया कि सीजेआई को उसमें से बाहर कर दो, तो निष्पक्ष तो रही है। दूसरी बात, हमने चुनाव आयोग से हर मुद्दे पे बात की, जब जवाबदेही नहीं है चुनाव आयोग की, जवाब नहीं मिल रहा है, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विमल जी को अरे मिस्टर ये इस आदमी का या तो ऑडियो डाउन करिए या कहिए ये मर्यादा में रहे। सवाल ये है कि जब हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं तो भाजपा कूद क्यों रही है? तो उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। बात ये है कि चुनाव आयोग की जवाबदेही, अरे चुप हो जाओ यार, इतना बकबक करने से तुम्हारी बातें सही नहीं हो जाएंगी। बकबकबाजी बहुत हो गई, चुप रहो। तुम्हारे बीच में मैंने बोला हो तो बताओ। इतनी मर्यादा नहीं है, लोकतंत्र की मर्यादा की बात, चीर हरण करने वाले लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। सवाल ये है किसने चीर हरण किया? जवाब दीजिए इसके ऊपर। अरे सुनो पहले, चीर हरण किसने किया? जवाब दो। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बीएचयू आईआईटी की एक बेटी का चीर हरण किया और भाजपाई उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे। बलात्कारियों की पार्टी के लोग इस आदमी को या तो डाउन करिए, अतुल इसका माइक डाउन करिए। दूसरी बात में मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री बोलने का अतुल ऐसे डिबेट अगर आप देश के अंदर कि जब गंभीर विषय। अच्छा एक मिनट विमल और वैभव, एक तो नहीं एक मिनट वैभव त्रिपाठी, एक मिनट। ये तो एक बात जो है ना कि अतुल इनका ऑडियो डाउन करिए, इनका आप करिए, डिक्टेट मत करिए भाई, पहली बात। दूसरी बात कि जो मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे थे, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, जो मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं दूसरों को, वो तू तड़ाक पर आ गए, तो फिर मर्यादा का पाठ किसको पढ़ाने की जरूरत है, ये तय करना होगा। ये आप लोग प्रवक्ता आपस में तय करिए, वो मेरा काम नहीं है भाई कि आप लोगों को मैं मर्यादा का पाठ भी पढ़ाऊं यहां पर बैठकर। मेरे पास समय की पाबंदी होती है, बहुत सारे मेहमान हैं, वो यहां पर मूक दर्शक बैठने के लिए नहीं आए हैं, मूक दर्शक बनकर, तो उनको भी मौका देना है। मतलब अब मेरा सीधा सा सवाल है, नहीं, आप आरोप लगाते रहिए, आपका अपना जो परिवेश आप आरोप लगाते रहिए। अगर एसआईआर को लेकर इतनी गंभीर चर्चा कर रहे थे और फिर आप पहुंच गए कि यहाँ पर ये मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं भाई देश में, उसके लिए चर्चाएं होती रहेंगी। मेरा सीधा सवाल है, विमल बहुत जल्दी से छोटा सा काउंटर करिएगा भाई। त्रिपाठी जी की आपत्ति है ना कि जब वो कोई प्रश्न पूछते हैं चुनाव आयोग से तो बीजेपी क्यों कूदती है? सीधा सा उनका एक लाइन का सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से। अतुल भाई, आपने किसी भी कांग्रेस के कोई भी नेता, वरिष्ठ नेता, सांसद को इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाते हुए देखा है या इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हुए देखा? नहीं देखा है। पीसी करने से इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगा। अगर आपको इलेक्शन कमीशन से जवाब लेना है तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस इलेक्शन कमीशन जाए भाई, ये उनकी आपत्ति है। त्रिपाठी साहब इसका काउंटर आप कर दीजिएगा बहुत जल्दी से। हक साहब, अब यहाँ पर मैं फिर से अपने मूल प्रश्न में आता हूँ। हक साहब, मैं अपने मूल प्रश्न में आता हूँ भाई। समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि उनकी 2 आपत्तियां हैं। एक
एसआईआर की प्रक्रिया पर नहीं, लेकिन एसआईआर का जो मोटिव है उस मोटिव पर समाजवादी पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही है। और दूसरा, उनकी पार्टी पहले से भी कह रही थी और अभी भी शिवपाल जी ने भी कहा है कि समय बढ़ना चाहिए, दबाव ज्यादा है मानवता के आधार पर। क्या यही दो प्रश्न लेकर टीएमसी भी डेलीगेशन अपना भेज रही थी, या इसके अलावा वो साजिश आपका मेन पॉइंट है कि पूरी प्रक्रिया ही साजिश है? हक साहब। जी अतुल जी, हमारे मित्र ने अभी विमल सिंह जी ने कहा कि देखिए इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। तो देखिए आज हमारे 3 घंटा बिफोर हमारे 10 डेलीगेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन कोई भी जवाब सही तौर पर नहीं मिला। जिसको हमने शुरुआती अपने डिबेट में हमने आप लोगों के सामने में रखा। देखिए अब रहा नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमारे मित्र जो विमल सिंह जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, इससे पहले 2002 में या 2003 में या 2004 में जो भी एसआईआर हुआ था उसमें 2 साल का टाइमिंग दिया गया था। तो क्या 30 दिन में संभव है? पहले हमारे यहाँ 4.5 करोड़ मतदाता था, अभी हमारे यहाँ 7.25 करोड़ मतदाता है। तो किस हिसाब से ये समझिए आदमी फुलफिल हो पाएगा? बहुत अफसोस की बात है। जब 2 साल का वक्फा था, सैटरडे संडे हुआ करता था, तो अभी 30 दिन में, अभी आपको कहेंगे कि आप 24 घंटा आप डिबेट करेंगे, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, क्या 30 दिन कर पाओगे? हर इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं है या कोई मशीन नहीं है। इस तरह से जो है चुनाव आयोग जो है जबरदस्त तरीके से ये बंगाल को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी ममता बनर्जी सक्रिय है, हमारे एक भी लीगल वोटर। अच्छा हक साहब, मैं आगे की आपकी पार्टी लाइन की आगे की स्ट्रेटजी जानना चाहता हूं। चुनाव आयोग के पास आप गए, कम से कम उस आरोप से तो आप बच गए जो बीजेपी लगा रही है कि भाई चुनाव आयोग के पास जाते नहीं। आपने बकायदा अपना डेलीगेशन भेजा। अब आगे आप लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया तो चल रही है, तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी 7.25 करोड़ लगभग मतदाता है, जो भी लीगल है, हमारे तमाम वोटर लिस्ट में सभी का नाम आना चाहिए। जो माइग्रेट कर गए हैं, जो हमारे बीच में नहीं है, जिनका देहांत स्वर्गवास हो गया, उनका अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब चुनाव आयोग हक साहब समझे नहीं, मेरे सवाल को नहीं समझे सर। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस प्रक्रिया के साथ आप लोग रहेंगे? प्रक्रिया चल रही है, उस बीच में आप लोग भी उसमें अपना सहयोग देंगे, या फिर कोई लीगल आप लोग यहां पर कदम उठाने वाले हैं, जो भी आप उठा सकते हैं, जो आप लोगों ने तय किया हो? अभी तो देखिए आज आपने देखा कि चुनाव आयोग के मुख से मिले हैं आज हमारे तमाम 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेशन तृणमूल के मिले हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत जल्दी कि क्या हम लोग करने वाले हैं। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कई बार जब सुनवाई कहीं नहीं होती है तो एक विकल्प हमारे पास रहता है। एक विकल्प था चुनाव आयोग तक गए, वहां पर डेलीगेशन ने बात की, अपने 5 सवाल पूछे, उसका जवाब नहीं मिला या संतुष्ट नहीं हो पाए, तो अब अगला स्टेप क्या होगा ये मैं जानना चाह रहा था। आपने बता दिया, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कर्नल साहब जल्दी से काउंटर करिए, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है। मैं पहले बड़ी खबर ले लेता हूं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। बीजेपी पलटवार कर रही है बार बार, और इस पर भी विपक्ष आपत्ति कर रहा है कि हम तो चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, बीजेपी क्यों आ रही? टीएमसी घुसपैठियों के नाम कटने से दरअसल परेशान हो गई है, कहना है मनोज तिवारी का। प्रक्रिया बिल्कुल सही है, लेकिन टीएमसी जो कि घुसपैठ के साथ है या फिर फर्जी वोटरों के साथ है, उन लोगों का नाम कट जाएगा, कटने की आशंका है, इस वजह से वो परेशान हो रहे हैं। जेन्युइन वोटर्स हैं, आप एसआईआर का विरोध करके ये जता रहे हैं कि आप इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाए हुए हैं और अब उनका नाम कटने के कारण आप डर रहे हैं, या फिर जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनकी वोट बनने से आपको परेशानी हो रही है और इस कारण आप एसआईआर का रोना रो रहे हैं। एसआईआर चुनाव आयोग की व्यवस्था। ठीक है कर्नल साहब, भाई देखिए आपको एक चीज में तो साथ मिला है, टीएमसी भी कह रही है कि हां अगर आप प्रक्रिया को संदेह के घेरे में रखते हैं तो भी एक आपत्ति तो कम से कम कंसीडर की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि बाकी सारी चीजें आप करो, हमने भी एसआईआर का फॉर्म भर दिया, लेकिन समय तो कम से कम उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है, इतना तो हो सकता है। अतुल जी, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि लोग इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं जाते। तो मैं उसी पे बता दूं, 2022 के चुनाव के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया कि हर विधानसभा में हमारे कोर वोटर लगभग 10,000 पर विधानसभा काटे गए, और कई बार उन्होंने
प्रेस को भी एड्रेस करते हुए बात कही। तो इलेक्शन कमीशन का बयान ये आया है कि आप इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, या तो तथ्य दीजिए, नहीं तो हम आपको नोटिस जारी करेंगे समाजवादी पार्टी को। हमने 20,000 वोट्स का विद एफिडेविट 2.5 साल पहले कागज दिए थे इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद वो कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। वो तो 6 महीने में उठ जाता था, अभी ये 2.5 साल में नहीं उठे। तो अब कब उठेंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन मैं एक वादा जरूर आपके पैनल पे अभी करने जाता हूं, डिबेट खत्म होने से पहले। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम संघर्षरत हैं, हम वोट के लूट से लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हारने का कोई मतलब नहीं है, जीवन ही संघर्ष है। हम इन्हें हराएंगे, और हराने के बाद सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चयनित होता है उसका रास्ता ठीक करेंगे। उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उसको हटाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया को दुरुस्त करेंगे। और आप एक अंत तो एक मैं आपको बता ही देता हूँ, हमारे मुद्दे अब इतने स्ट्रांग है, चाहे दिल्ली की गद्दी हो, चाहे किसी राज्य की गद्दी हो, इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अब सिर्फ पीडीए ही बनेंगे, ये कम से कम तय कर दिया है विपक्ष ने। बस यही कहना। अब भाई शरद भाई, अब इसमें सवाल ये है ना कि पीडीए का फॉर्मूला आपका कहां है और किस जगह पर है, किस स्टेट तक सीमित है, या फिर अलग स्टेट है तो उनका नाम कुछ अलग हो जाएगा। मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि संघर्ष में कमी नहीं होनी चाहिए, संघर्ष चलता रहना चाहिए। हो सकता है कई बार सुनवाई होने में थोड़ा सा विलंब हो। विमल जल्दी से काउंटर करिए आप, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं वैभव जी। अतुल जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर किसी प्रकार का अगर एसआईआर में अशुद्धता पाई जाती है तो आप हमारे पास आइए, हम इस एसआईआर की प्रक्रिया को बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक भी जो है अशुद्धता नहीं पाई गई, एक भी विपक्ष का इंसान जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा। ये देश संविधान कानून से चलता है, ये विपक्ष के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो बूथ कैप्चर करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग बंदूक के दम पर जो है पेटी के पेटी लूट लिया करते थे, आज वो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के शुद्धता के बारे में। जो पहले जो है फर्जी वोट पोल कराते थे अपने कार्यकर्ताओं से, वो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के शुद्धता के बारे में। मैं कहना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन जो है एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था और राकेश सिन्हा दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट किए, इसके बारे में कुछ बोलो भाई। वोट पोल करता है, आसाम में क्यों नहीं एसआईआर हो अगर रहा है? इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के कहने से कितने बिहार में पाए गए उसका डाटा दे दो। बेशर्मी से झूठ बोलना तो नरेंद्र मोदी से सीखा भारतीय है। जनता पार्टी के तौर तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन चलता तो क्या 4,10,000 वोट जो है प्रियंका गांधी को आता? हमने अब विमल भाई समस्या ये है ना, समस्या यही है कि जब वो ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास जाने तक के बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं है तो फिर वो बीजेपी सफाई देती रहे, चुनाव आयोग कुछ कहे ना कहे, इनका तो संदेह बना रहेगा ना, उसका कोई निदान नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी पर ये छोड़ता हूं, जो लोग चुनावी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग एसआईआर की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बढ़ भी रहे हैं और उसमें विपक्ष के नेता भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव आयोग करवा रहा है, बिहार में हुआ, अलग राज्यों में हो रहा, वहां पर आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों का जवाब नहीं मिल पा रहा, संतुष्टि नहीं मिल पा रही। वैभव जी, काउंटर सवाल आपका फाइनली। बेसिकली आसाम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब नहीं। 14 स्टेट में हो रहा है, 14 स्टेट में ज्ञान बढ़ा के। अरे प्लीज, 12 है यार, इलेक्शन कमीशन से जाके पूछ लो जरा, 12 स्टेट में हो रहा है। बीच में कूदने की आदत है, यही एक समस्या है भाजपा। सवाल ये है कि जल्दी से वैभव भाई, जल्दी से, समय की पाबंदी है भाई। मर्यादा विहीन राक्षसों के वंशज हैं ये, मर्यादा पुरुषोत्तम। मैंने तो इंसानों को यहाँ पर बुलाया था, राक्षस पैनल में आ गए प्रवक्ताओं के, तो मेरी गलती नहीं भाई, मैं तो सभी सम्मानित लोगों को बुला के उनसे चर्चा कर रहा हूँ। अब एक दूसरे को मर्यादा सिखाते सिखाते आप लोग राक्षस भी कहने लगे, तो फिर मैं उस पर क्या ही कह सकता हूँ। अच्छा हक साहब, बहुत जल्दी से फिर से आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब भी उसका चाहिए, बहुत समय कम है, लेकिन आपने कह दिया इंतजार करना पड़ेगा, तो एसआईआर के साथ तो चलेंगे ना इंतजार के साथ। इसका जवाब क्या दो? अगर चुनाव आयोग के प्रवक्ता तुम बने हो तो आसाम में क्यों नहीं हो रहा है? कितना समय और आपको चाहिए जवाब के लिए, क्योंकि बंगाल में तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और अलग स्टेट के साथ, तो अगला स्टेप क्या है? हक साहब, इसका जवाब दे दो। तुम्हारे हक साहब, बड़बोला नेता मनोज तिवारी बोल रहा है घुसपैठिया, तो कितने घुसपैठिए बिहार में पाए गए उसका आंकड़ा दे दो। अगर चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हो तुम, तो आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड में क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब दे दो। विमल जवाब देंगे भाई जल्दी से। महंगाई, बेरोजगारी, मनोज तिवारी को लेकर सीधा सवाल आपसे कर रहा है।
भारत के हर प्रत्येक राज्यों में अगर इंतजाम करो बनने लगते हो। ऐसे ही तुम्हारे पास मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी के पास मुद्दा नहीं है, तुम्हारे पास मुद्दा है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, बेशर्मी से हो हल्ला की आवाज, छत्तीसगढ़ से बाहर करी, राजस्थान से जवाब बाहर नहीं दे गए, सकते प्रदेश से बाहर गए, बेशरम की तरह से हल्ला कर रहे हो। से बाहर गए, ऐसे ही हर जगह से बाहर जाओगे। देश की जनता तुम लोग को हर स्टेट से बाहर राकेश करेगी, सिन्हा, हर जगह से बाहर राकेश सिन्हा जो दिल्ली और बिहार दोनों जगह। चलिए मैं रोक रहा हूं सर समय की पाबंदी, और मैं बार बार कहता हूं कम से कम मेरे साथ जब चर्चा में आए ना तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप को खत्म कर दिया जाए, मुद्दे पर आइए, बेहतर होगा। और सभी से मैं अपील करता हूं। हक साहब बहुत संक्षेप में फिर से पूछ रहा हूं, एसआईआर की प्रक्रिया के साथ बढ़ेंगे, अभी भी एक और विकल्प आप तलाश रहे हैं लीगल? चलिए शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया विमल आपका, वैभव जी आपका, हक साहब आपका और शरद जी आपका भी। अमीन साहब ने स्पष्ट तो किया कि अगर हम 2003-4 को ही आखिरी माने एसआईआर, उस एसआईआर को और अब के एसआईआर में अंतर क्या है, इंटेंसिव कितना है, उस बारीकी को समझेंगे तो उस पर अलग एक चर्चा हो सकती है। लेकिन जो आपत्तियां हैं वो कमोबेश शायद तब भी रही होंगी, विपक्ष में जो था उसके हिसाब से कम या ज्यादा। लेकिन अब उनका सीधा आरोप है, एक तरफ एसआईआर वो साजिश है, दूसरी तरफ कि जो बीएलओ हैं उन पर दबाव ज्यादा है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर चुनाव अभी बिल्कुल नजदीक नहीं है, तो वहां पर समय तो बढ़ सकता है। अब इस पर रोक लगाने का एक ही विकल्प है, वो न्यायपालिका, वहां से कुछ हो तभी बात बने।